कैसे आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज स्टार्ट करने वाले हैं हम बिज़नेस इन्वायरमेंट के कुछ MCQs। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। द ग्रोइंग अवेयरनेस अबाउट हेल्थ केयर हैज़ लीड टू एन इंक्रीज इन द डिमांड फॉर हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इन द कंट्री। आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट बीइंग डिस्क्राइब। जिस तरीके से जो अवेयरनेस है, जो जागरूकता हेल्थ केयर को लेकर के बढ़ती जा रही है, ठीक है, बढ़ रही है, उसकी अवेयरनेस, उसके बारे में लोगों को बहुत ज़्यादा तेज़ी से पता चल रहा है। उससे क्या हो रहा है कि हेल्थ केयर के जो भी प्रोडक्ट हैं या जो भी उनसे रिलेटेड सर्विसेज हैं, उनकी जो डिमांड है वो भी क्या हो रही है, वो भी इंक्रीज़ हो रही है, जो हमारे हेल्थ केयर प्रोडक्ट और सर्विस से रिलेटेड है कंट्री के अंदर। ठीक है, तो मीन्स कि जैसे जैसे ग्रोइंग अवेयरनेस जैसे जैसे बढ़ा, ठीक वैसे ही क्या हुआ, इंक्रीज डिमांड में भी आ गया। तो हमें ये क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है द फीचर ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। कौन सा फीचर है जो बिजनेस इन्वायरमेंट का है, ये चीज़ हमें डिस्क्राइब करता है कि अगर उसके बारे में अवेयरनेस बढ़ती है तो जो डिमांड है वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं: डायनेमिक नेचर, अनसर्टेनिटी, रिलेटिवली और इंटर रिलेटेडनेस। तो डायनेमिक नेचर क्या होता है? पहले फर्स्ट ऑफ ऑल डायनेमिक नेचर क्या होता है? डायनेमिक मीन्स होता है कि वो हमेशा कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहे। ऐसा नहीं है कि अगर इस समय कुछ और सिचुएशन चल रहा है तो उसी चीज़ पे चलता रहे, या जिस चीज़ की इस समय डिमांड चल रही है वही चलती रहे। नहीं, वो क्या होता है, कॉन्स्टेंटली चेंज होता है। बिकॉज इसके पीछे रीज़न ये होता है कि जैसे हम ह्यूमंस की जो नीड होती है और जो हमारी इच्छाएं होती है वो भी कॉन्स्टेंटली चेंज होती है। अभी हमें मन करेगा कुछ खाने का तो पल भर में हमको कुछ और खाने का मन करता है। तो इसी तरीके से ये भी चीज़ जो होता है डायनेमिक नेचर मीन्स कि कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहे। ठीक है। अनसर्टेनिटी मीन्स कि ऐसी सिचुएशन जहाँ पे बिजनेस रिस्क को फेस करती है, मीन्स कि अचानक से किसी तरीके का प्रॉब्लम आ गया, ठीक है, बिजनेस में किसी तरह का प्रोडक्शन से लेकर रिलेटेड कोई दिक्कत आ गई, इन्वेस्टमेंट कम पड़ गया ना, एम्प्लॉय कम पड़ गए, या कंपनसेशन से रिलेटेड कोई, तो मीन्स किसी भी तरीके का बिजनेस के अंदर, या अनसर्टेनिटी का मतलब ही है कि अनफॉर्चुनेट रिस्क आना, मीन्स कि आपको उस चीज़ का अनुमान नहीं है, अंदाज़ा नहीं है, सडनली कोई तरह का रिस्क आपके सामने आ जाए बिजनेस में, तो वो अनसर्टेनिटी कहलाती है। देन उसके बाद आता है रिलेटिविटी मीन्स कि जो बिजनेस होता है उसमें रिलेटिव का मतलब ये होता है कि जो भी इम्पैक्ट होगा ना वो डिफरेंट होगा कंट्री टू कंट्री और रीजन टू रीजन और फॉर्म टू फॉर्म। मीन्स यहाँ पे रिलेटिवली का मतलब हो गया कि जिस चीज़, जैसे हमारे बिजनेस में जो भी कंडीशन है, ठीक है, उसका जो भी इम्पैक्ट पड़ता है, जैसे हमने कुछ किया कंट्री पे, अपने बिजनेस में कुछ किया, तो उसका पूरे कंट्री पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, हमारे इंडिया पे जो भी कम इम्पैक्ट पड़ेगा, या तो उसकी डिमांड बढ़ेगी या तो घटेगी। तो इसका ये मतलब नहीं है कि दूसरे कंट्री में, अमेरिका में भी उसी चीज़ का डिमांड जितना यहाँ बढ़ा उतना वहाँ बढ़े, ऐसा नहीं है। वो अलग अलग होता है, वो रीजन वाइज रीजन अलग अलग होता है। जैसे इस एरिया में अगर उस चीज़ की डिमांड हो गई तो ये ज़रूरी नहीं कि दूसरे एरिया में भी बढ़े। तो ये डिफ़र होता है, अलग अलग होता है, कंट्री से कंट्री, रीजन से रीजन, या फिर फॉर्म टू फॉर्म। अगर मेरी बिज़नेस है, मेरे बिज़नेस में कोई डिमांड आया, मतलब किसी चीज़ का प्रोडक्शन हम करते हैं और उसमें अचानक से क्या हुआ कि डिमांड आ गया उस चीज़ का ज़्यादा, तो ज़रूरी नहीं है कि दूसरी फर्म जो है उसके भी कंपनी में, उसके भी फर्म में उस चीज़ की डिमांड बढ़ जाए, ऐसा तो नहीं है। तो ये होता है कि ये अलग अलग रिलेटिव होता है। फिर इंटर रिलेटेडनेस मीन्स कि वो स्टेट जहाँ पे म्यूचुअली रिलेटेड होते हैं या कनेक्टेड होते हैं, मतलब जो अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, वो क्लोजली क्या होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं या इंटर डिपेंडेंट होते हैं। मीन्स कि एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। अगर अवेयरनेस बढ़ी तो ही डिमांड बढ़ा, रिलेटेड है ना, इंटर डिपेंड है ना। अगर किसी को जानकारी ही नहीं होगी तो उस चीज़ की डिमांड कैसे बढ़ेगी? तो किस तरह का फीचर होना चाहिए बिजनेस इन्वायरमेंट का? इंटर रिलेटेडनेस वाला। मीन्स कि ये क्या होता है, ये फीचर है बिजनेस इन्वायरमेंट का, इंटर रिलेटेडनेस का, क्योंकि यहाँ पे अवेयरनेस जो है, मतलब जो डिमांड है वो किस पे डिपेंड है, अवेयरनेस पे।
डिमांड जो है हमारी किस पे डिपेंडेंट है, अवेयरनेस पे। जैसे अवेयरनेस इंक्रीज करेगा डिमांड भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जहाँ अवेयरनेस नहीं होगा डिमांड अपने आप नीचे हो जाएगी। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन इज रेफर टू द नेगेटिव एंड अनफेवरेबल एक्सटर्नल फैक्टर दैट आर लाइकली टू क्रिएट हर्डल्स फॉर अ फर्म। ये पूछ रहा है कि क्या ऐसी चीज़ है वो ये रेफर करती है निगेटिव और अनफेवरेबल एक्सटर्नल फैक्टर्स। जो हमारे बिजनेस के अंदर दो तरह के फैक्टर होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक है। तो कौन सा ऐसा है जो हमारे लिए अनफेवरेबल, एक्सटर्नल फैक्टर्स जो भी होंगे वो हमारे कंपनी के लिए अनफेवरेबल मीन्स हमारे मुताबिक नहीं होंगे। जैसे कि अब एक्सटर्नल फैक्टर में आप देख लीजिए, पॉलिटिक्स हो गया, वहाँ का सोसाइटी हो गया। अगर मेरी किसी चीज़ की बिजनेस है और हमारे अगल बगल रहने वाले सोसाइटी वाले उस चीज़ के प्रोडक्शन को यूज़ नहीं करते या लाइक नहीं करते, डिसलाइक करते, तो क्या होगा, उसका इफेक्ट पड़ेगा मेरी कंपनी में। तो मीन्स हमारे कंपनी के हिसाब से अनफेवरेबल होगा एक्सटर्नल फैक्टर और निगेटिव भी होगा। उससे क्या होता है, दैट आर लाइकली टू क्रिएट अ हर्डल्स फॉर द फर्म। उससे क्या होता है, अगर हमारी कंपनी के लिए एक्सटर्नल फैक्टर निगेटिव और अनफेवरेबल होता है तो वो हमारे लिए क्या क्रिएट करता है, हर्डल्स, प्रॉब्लम्स और डिफ़िकल्टीज लाता है। ठीक है। जिससे हमारे फर्म को, हमारी कंपनी को निकलना जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो ऐसा क्या चीज़ होगा, पहला दिया हुआ है अपॉर्चुनिटी, मीन्स कि जो भी हमारी हमको अपॉर्चुनिटी मिले, हमको फैसिलिटी मिले, मीन्स हमारे लिए एक फ़ायदा हो। उसके साथ वार्निंग और उसके बाद फिर थ्रेट माने जैसे किसी चीज़ का डर ना, तो एक्सटर्नल फैक्टर में क्या होगा, थ्रेट हो सकता है। थ्रेट क्यों, क्योंकि जो डिफ़िकल्टीज़ और प्रॉब्लम की बात की जा रही है, जो प्रॉब्लम और डिफ़िकल्टीज़ आ रही है फर्म में, हर्डल्स आ रहे हैं, वो थ्रेट की वजह से ही हो सकता है ना। क्योंकि बिजनेस में स्वॉट एनालिसिस किया जाता है। क्या किया जाता है, स्वॉट एनालिसिस। ये हमारा स्ट्रेंथ बताता है बिजनेस का, ये हमारी वीकनेस बताती है, ये हमारी अपॉर्चुनिटी मीन्स किस तरह की हमारे पास अपॉर्चुनिटी, और ये हमारी थ्रेट। तो जो अपॉर्चुनिटी और थ्रेट होता है ये हमारा एक्सटर्नल फैक्टर होता है। ठीक है। हमारे बिजनेस का एक्सटर्नल फैक्टर कौन सा होता है, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। तो ये चीज़ ही जो है हमारी बताती है, थ्रेट की वजह से ही हमारे कंपनी में प्रॉब्लम आता है। अपॉर्चुनिटी की वजह से तो हमारे कंपनी में ऑप्शंस आएंगे, उनको फ़ायदा मिलेगा, लेकिन थ्रेट की वजह से क्या होगा, हमारी प्रॉब्लम्स आएंगी कंपनी में, फर्म में। तो क्या हो जाएगा, थ्रेट हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि थ्रेट की वजह से ही हमारे कंपनी में निगेटिव और अनफेवरेबल एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से हर्डल्स क्रिएट होती हैं। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। अब ये पूछ रहा है कि कौन सा बिजनेस इन्वायरमेंट का फीचर नहीं है। तो इंटर रिलेटेडनेस एलिमेंट्स मीन्स कि एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। अगर कोई एक चीज़ की जा रही है तो उसकी वजह से दूसरा भी, उसको भी इफेक्ट पड़ेगा। इंटर रिलेटेड होते हैं। कोई भी एलिमेंट जो बिजनेस इन्वायरमेंट में होते हैं वो क्या होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं। अगर बिजनेस के अंदर प्रॉफिट होगा तो ऑब्वियस ही बात है कि एम्प्लॉयज़ को भी प्रॉफिट अच्छी खासी मिलेगी। ठीक है। अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो क्या होगा, एम्प्लॉय के भी सैलरी में थोड़ा डिमोशन आ जाएगा, कमी हो जाएगी। तो ये क्या, इंटर रिलेटेड है, आपस में एक दूसरे पे निर्भर है। डायनेमिक चेंज बिजनेस में ऑलरेडी आप जानते हैं कि आज ऐसी सिचुएशन है तो ज़रूरी नहीं है कि कल भी अच्छी सिचुएशन हो सकता है कि अनसर्टेनिटी हो जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए। तो कॉन्स्टेंटली बिजनेस इन्वायरमेंट में जो एटमॉस्फेयर होता है वो क्या होता है, डायनेमिक फॉर्म पे होता है, चेंज होता रहता है। देन आता है कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है वो नंबर ऑफ़ एलिमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन इन्वायरमेंट में होते हैं। जो भी एलिमेंट्स होंगे वो नंबर ऑफ़ एलिमेंट जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के इन्वायरमेंट में होते हैं वो क्या होते हैं, और उनके जो कनेक्शन होते हैं वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। ठीक है। जितने भी एलिमेंट हुए बिजनेस इन्वायरमेंट में, उनके उस एलिमेंट्स की कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती है, कॉम्प्लेक्सिटी होती है, कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं। ठीक है। तो वो कॉम्प्लेक्सिटी हो गया। ये भी बिजनेस इन्वायरमेंट में चाहे कोई एलिमेंट हो
वो क्या होगा, थोड़ा तो कॉम्प्लिकेटेड होगा ही ना। बिजनेस इन्वायरमेंट क्या, बिजनेस हमारा छोटा मोटा चीज़ है, प्रॉब्लम्स तो आती रहती है और जितने भी एलिमेंट्स होते हैं बिजनेस में वो क्या होंगे, थोड़े कॉम्प्लेक्स ही होंगे। एंड देन आता है कॉन्टिन्यूअस। क्या बिजनेस इन्वायरमेंट जो बिजनेस जो है वो कॉन्टिन्यूअस होता है? ये ज़रूरी तो नहीं है ना कि वहाँ का जो इन्वायरमेंट होगा वो कॉन्टिन्यूअस होगा या नहीं होगा। तो आंसर क्या है हमारा, कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस इज नॉट अ फीचर ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। ठीक है, बिजनेस इन्वायरमेंट, बिजनेस का जो इन्वायरमेंट होगा वो हमेशा कॉन्टिन्यूअस तो होगा नहीं, वो चेंज होता रहता है। जैसे कि ऊपर अभी आपने देखा कि डायनेमिक नेचर का होता है, इंटर रिलेटेडनेस एलिमेंट्स होते हैं, उसमें कॉम्प्लेक्सिटी होती है। ऑब्वियस ही बात है, अगर कॉम्प्लिकेशन होंगी और कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहेगा तो वो कॉन्टिन्यूअस कैसे हुआ? तो वो एक फीचर हमारा नहीं है कॉन्टिन्यूअस। कंपटीशन इज बेनिफिशियल टू कंपीटिंग अ फर्म बिसाइड बेनिफिटिंग द डैश। जो कंपटीशन होता है वो क्या होता है, बेनिफिशियल होता है जो हमारी फर्म compete करती है। ठीक है, बेनिफिटिंग द डैश, प्रोड्यूसर्स जो हमारे प्रोड्यूस करते हैं, इंटरमीडिएट्स जो हमारे इंटरमीडिएट्स होते हैं बीच में। जैसे कि अब प्रोड्यूसर कौन हो गया, जो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहा है। इंटरमीडिएट जो बीच में काम करता है, मीन्स कि जो हमारी प्रोडक्शन हुई और ये कंज्यूमर हुआ, तो इसके बीच में यहाँ तक सप्लाई करने वाला कौन कहलाता है, इंटरमीडिएट्स कहलाते हैं, बीच के लोग। फाइनेंसेस जो हमारे कंपनी के सारे फाइनेंस को संभालते हैं, कहाँ पैसा चाहिए, कहाँ कितना पैसा आया गया, तो ये सारे फाइनेंस वाले हो गए। एंड देन आता है कंज्यूमर। कंपटीशन जो है वो बेनिफिशियल है किसी भी कंपीटिंग फर्म के लिए। जो भी फर्म compete करती है, ठीक है, कंपटीशन फेस करती है, उसके लिए कंपटीशन क्या है, बेनिफिशियल है। बिसाइड बेनिफिटिंग द, बदले में किससे बेनिफिट किसको होगा, कंज्यूमर से होगा। ठीक है, नेक्स्ट, बिजनेस इन्वायरमेंट आर encompassed as the climate or set condition, economic, social और institutional in which business are conducted। बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है, वो इनकम्पास्ड है। ठीक है, मीन्स कि वो कॉज कर उसके अराउंड में जो बिजनेस इन्वायरमेंट, मीन्स कि उनके सराउंडिंग की क्या क्लाइमेट है, कैसा वहाँ का एटमॉस्फेयर है या कैसा वहाँ का कंडीशन है। ठीक है, बिजनेस इन्वायरमेंट आर इनकम्पास एज द क्लाइमेट और सेट कंडीशन, मीन्स कि बिजनेस के अंदर बिजनेस का जो इन्वायरमेंट है, अगर हम आप बिजनेस में किसी कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, तो वहाँ का कैसा एटमॉस्फेयर है, वहाँ के लोग कैसे हैं, बिहेवियर कैसा है, कैसा कंडीशन है, तो ये सारी चीज़ें बिजनेस इन्वायरमेंट होती है। इकोनॉमिक, सोशल, इंस्टीट्यूशनल इन विच बिजनेस डैश आर कंडक्टेड, चाहे वहाँ बिजनेस की, ऑर्गेनाइजेशन की इकोनॉमिक कंडीशन देख लीजिए, सोशल लोग कैसे हैं, वहाँ के सोशल हैं कि नहीं हैं, इजीली आपके साथ घुल मिलते हैं कि नहीं, सोशल हैं कि नहीं है, इंस्टीट्यूशनल कैसा है वहाँ का। तो ये सब क्या होता है, जहाँ पे बिज़नेस क्या होता है, वहाँ मतलब अगर वहाँ की बिज़नेस इन्वायरमेंट जो है इकोनॉमिक होगी, सोशल होगी और इंस्टीट्यूशनल होगी, मीन्स कि वहाँ की अच्छी इकोनॉमिक्स होगी, लोग सोशल मतलब सोशल होंगे, इजीली आपके संग आपको सपोर्ट करेंगे, आपका हेल्प करेंगे, तो क्या होगा, बिजनेस का क्या चीज़ कंडक्ट होगा, बिजनेस की ऑपरेशन, मीन्स कि बिजनेस की एक्टिविटी जो होगी वो कंडक्ट होगी। कहने का मतलब ये है कि बिजनेस के अंदर अगर अच्छी इकोनॉमिक कंडीशन हो, अच्छी सोशल हो, अच्छी इंस्टीट्यूशनल हो, तो हमारा बिजनेस का ऑपरेशन जो है वो कंडक्ट ईजिली होता है। मीन्स कि जितनी भी हमारे बिजनेस से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होंगी, ऑपरेशंस होंगे, वो क्या होंगे, ईजिली कंडक्ट होंगे। ठीक है, बिजनेस ऑपरेशन मीन्स हो गया कि जो हमारी कंपनी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं या कंपनी के अंदर जो भी चीज़ें हो रही होती है, ठीक है, एक्टिविटी जो भी हो रही होती है अपने बिजनेस को रन करने के लिए और पैसा अर्न करने के लिए, ठीक है, वही हमारा बिजनेस ऑपरेशन कहलाता है। ठीक है, बिजनेस ऑपरेशन मीन्स कि वो एक्टिविटीज़ जो हमारे बिजनेस को चलाने के लिए ज़रूरी होती है। ठीक, तो ऑपरेशंस मीन्स कि इन विच बिजनेस आर कंडक्टेड, उससे क्या होगा, हमारी बिजनेस जो होगा वो बिजनेस का जितना भी ऑपरेशन होगा, जितनी भी एक्टिविटी होगी बिजनेस को चलाने के लिए, वो कंडक्ट होगा। ठीक है, पॉसिबल हो पाएगा। तो
इसके ऑप्शन दिए हुए हैं 4, ऑपरेशन, कस्टम, रिचुअल्स और मीटिंग। क्या चीज़ कंडक्ट होगा? ऑपरेशन, कस्टम्स, रिचुअल्स या मीटिंग। अगर इन्वायरमेंट अच्छा होगा तो ऑपरेशंस होगा, मीन्स हमारी जो बिज़नेस की जो भी एक्टिविटी होगी जिससे रन कराना है हमको, वो चीज़ अच्छे से कंडक्ट होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑपरेशन। कस्टम्स का मतलब होता है यूजुअल वे ऑफ डूइंग थिंग्स, मीन्स कि नॉर्मली जो भी चीज़ हम रेगुलरली करते हैं वो चीज़ें। रिचुअल्स मीन्स कि जो भी स्ट्रक्चर, पैटर्न है, बिहेवियर है जिसके थ्रू करना है वो सारे, मीन्स कि बिजनेस के अंदर भी कुछ रिचुअल्स होते हैं कि आपको किसी चीज़ को करने का क्या स्ट्रक्चर, पैटर्न बताया गया है, उसी हिसाब से आप उस चीज़ को, उसी बिहेवियर में आपको परफॉर्म करना होता है। फिर मीटिंग भी क्या होगा? बिजनेस का क्या जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करनी होती है उसके लिए क्या होगा? मीटिंग करनी ज़रूरी होती है। अगर आप मीटिंग नहीं करोगे तो क्या होगा? बिजनेस में क्या करना है, किसको क्या करना है, ये कैसे पता चलेगा? तो आंसर क्या होगा हमारा? ऑपरेशन। अगर वहाँ का इन्वायरमेंट अच्छा होगा, बिजनेस इन्वायरमेंट अच्छा होगा, किसी भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट कंडीशंस, वहाँ का इकोनॉमिक, सोशल और इंस्टीट्यूशनल, ये सारी चीज़ें अच्छी होगी तो बिजनेस का ऑपरेशन, बिजनेस की जो भी एक्टिविटी है बिजनेस को चलाने के लिए, वो ईजिली कंडक्ट हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज business comprises all dash seeking activities and enterprises that provide a goods and services necessary to an economic system। बिजनेस क्या है? बिजनेस ये कंप्राइज करता है उन सारी चीज़ों को जिससे कि हमारी एक्टिविटीज़ और इंटरप्राइजेस क्या करती हैं? प्रोवाइड करती हैं गुड्स एंड सर्विसेज जो कि नेसेसरी है, ज़रूरी है हमारे इकोनॉमिक सिस्टम के लिए। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं हमारे। पहला प्रॉफिट, सेकंड लॉस मीन्स घाटा वगैरह, प्रोडक्शन एंड बोथ ए एंड बी। तो क्या चीज़ हो सकता है? प्रॉफिट। आंसर क्या होगा हमारा? प्रॉफिट। बिजनेस कंप्राइजेस ऑल प्रॉफिट। बिजनेस क्या करता है? सारे प्रॉफिट्स को कंप्राइज करता है ताकि क्या कर सके वो? सीकिंग एक्टिविटीज़ एंड इंटरप्राइजेस, ताकि वो एक्टिविटीज़ को सीख कर सके, देख सके, और इंटरप्राइज को ताकि वो क्या करे? प्रोवाइड करे गुड्स और सर्विसेज जो कि ज़रूरी है हमारे इकोनॉमिक सिस्टम के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज़ अ लार्जेस्ट सेल्स वॉल्यूम इज द। कौन सा फॉर्म है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो हमारा लार्जेस्ट सेल्स वॉल्यूम रखता है? ठीक है। तो सबसे पहले बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? जहाँ वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे क्या होगा? बिजनेस से रिलेटेड कंपनियां जो होती हैं हमारी, जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करती हैं, वो बिजनेस उसके फॉर्म के बारे में बात कर रहा है। तो बिजनेस के फॉर्म होते हैं पार्टनरशिप, कॉपरेशन। पार्टनरशिप मीन्स आप समझते ही हो कि जो भी एक बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए 2 लोग जब स्टार्ट करते हैं मिल करके तो वो पार्टनरशिप कहलाता है। मीन्स कोई बिज़नेस स्टार्ट किया गया, उसमें 2 लोग मिल करके पार्टनर बन के उस चीज़ को स्टार्ट किए तो क्या कहलाएगा? पार्टनरशिप बिजनेस कहलाएगा। वहाँ पे 2 लोग मालिक होंगे। कॉरपोरेशन, कॉरपोरेशन क्या है? कॉरपोरेशन एक लार्ज बिजनेस कंपनी होती है, ठीक है, जो कि बिजनेस एंटिटी कहलाती है, और वो ओन क्या जो उसका मालिक होता है उसके शेयर होल्डर्स और या फिर जो इलेक्ट करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के थ्रू किया जाता है ताकि वो सारे ऑर्गेनाइजेशन की जो एक्टिविटीज़ होती है उनको देखे, उनका ध्यान रखे। ठीक है। कॉरपोरेशन वो कहलाता है, मीन्स वहाँ वो जहाँ पे लार्ज बिजनेस कंपनियाँ जो है हमारी एक्टिविटी परफॉर्म करती हैं, बिजनेस की एंटिटी होती है वो, और वो एक तरह से पूरे सारे बिजनेस से रिलेटेड जो भी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ होंगी वो सारी चीज़ें देखते हैं। और ये कौन मतलब ये किसके द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के थ्रू या फिर शेयर होल्डर्स के थ्रू। ठीक है। देन आता है कॉपरेटिव। कॉपरेटिव का मतलब हो गया, देखिए आपको वर्ड से ही समझ में आता होगा कि कॉपरेट करना। ठीक है। किसी भी चीज़ को करना। ठीक है। डूइंग व्हाट समबडी आस्क यू टू डू, मीन्स कि कोई भी चीज़ जो आपको करने के लिए कहा जा रहा है आप कर रहे हो, या कोई चीज़ जो
कंप्लीट हो रही है लोगों के हेल्प से, ठीक है। इससे क्या होता है, एक इंडिविजुअल रिस्क जो होता है वो कम हो जाता है और जो हमारा बिजनेस होता है वो स्मूथली रन करता है। इसलिए कोऑपरेटिव फॉर्म का भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है। एक कॉपरेशन फॉर्म का होता है जहाँ पे जो मालिक हो, मतलब कि एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और शेयर होल्डर के थ्रू चुना जाता है और वो पूरी सारी चीज़ें जो बिजनेस की एक्टिविटीज़ होती है उसको देखता है, वो कॉपरेशन कहलाता है। कोऑपरेटिव वो होता है जहाँ पर लोग एक साथ मिल कर के कॉपरेट करके वर्क करते हैं ताकि वो रिस्क को कम कर सके। और फिर एक आता है मल्टीनेशनल, ठीक है। तो इसमें से कौन सा फॉर्म है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जिसके पास लार्जेस्ट सेल्स वॉल्यूम होता है, वो होता है हमारा कॉरपोरेशन। कौन सा होता है, कॉरपोरेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि ये एक लार्ज बिजनेस कंपनी कॉरपोरेशन होती है, ये एक बिजनेस एंटिटी भी होती है जो कि ओन की जाती है उसके शेयर होल्डर्स के थ्रू, और ये इनको इलेक्ट किया जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा, और ये हमारे पूरे ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी को देखती हैं, देखभाल करती हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, कॉरपोरेशन। क्योंकि अगर यही सारी चीज़ें देखेंगी, लार्जेस्ट मतलब लार्ज कंपनी है तो ही ना उसका लार्जेस्ट सेल्स वॉल्यूम हुआ, उसकी सेल्स की वॉल्यूम ज़्यादा क्यों होगी, वहाँ की सेल्स जो होगी वो ज़्यादा क्यों होगी, क्योंकि वो बड़ी फर्म है। और जो यहाँ पे जो शेयर होल्डर्स हैं वो सारे एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, वो सारे ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी का देखभाल कर रहे हैं, तो हमारी उसी कंपनी में लार्जेस्ट सेल्स वॉल्यूम होगी। देन आता है एवरी पार्टनर इज ए बोथ एन एजेंट एंड प्रिंसिपल्स, आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप्स बीइंग रेफर हेयर। ये कह रहा है कि जो पार्टनर्स हैं, सारे पार्टनर जो है वो बोथ क्या हैं, एजेंट भी हैं और प्रिंसिपल्स भी हैं, ठीक है। आइडेंटिफाई करना है, ये हमें खोजना है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है जो कि रेफर कर रहा है यहाँ पे। म्यूचुअल एजेंसी, रिस्क बियरिंग, मेंबरशिप एंड फॉर्मेशन, 4 ऑप्शन दिए हैं। म्यूचुअल एजेंसी क्या होता है, ये एक लीगल रिलेशनशिप होता है पार्टनर्स के बीच में, ठीक है। पार्टनरशिप के किसी भी फर्म में जो भी पार्टनर्स होते हैं उनके बीच में कोई लीगल रिलेशनशिप, मीन्स कि 2 पार्टनर हैं, ठीक है, राम और श्याम, इनके बीच में कुछ अंडरस्टैंडिंग होगी, कोई फॉर्म किया गया होगा, लॉ वगैरह लीगल एक्शंस लिए गए होंगे जिस पे ये दोनों जो हैं वो सहमत हुए होंगे, तभी ना उन्होंने पार्टनरशिप फॉर्म की। तो वहाँ पे क्या हो गई, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। तो उस फॉर्म को क्या कहा जाता है, म्यूचुअल एजेंसी कहा जाता है। उस पार्टनरशिप की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो क्या होती है, वो म्यूचुअल एजेंसी कहलाती है। यहाँ के पार्टनर्स जो होते हैं, मतलब दोनों पार्टनर, जितने भी पार्टनर हुए वो सारे पार्टनर्स क्या होंगे, उनके पास ऑथराइजेशंस होता है, पावर होता है, और वो इतने कैपेबल होते हैं कि वो पार्टनरशिप में एंटर करें और किसी भी बिजनेस के कॉन्ट्रैक्ट में, एक्टिविटी में परफॉर्म करें। कहने का मतलब क्या हुआ कि पार्टनरशिप है, ठीक है, ये दोनों राम और श्याम पार्टनरशिप है, दोनों के पास प्रॉपर ऑथराइजेशन होगा कि वो किसी भी चीज़ में लीगल पार्ट ले सकते हैं किसी तरह का, दोनों के पास इक्वल क्या होंगे, पावर्स होंगे, और दोनों ही इतने कैपेबल होंगे कि वो पार्टनरशिप की किसी भी बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट में म्यूचुअल जो है अंडरस्टैंडिंग के साथ एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। मीन्स कोई भी अगर एक्शन लिया जाएगा तो दोनों के राय से लिया जाएगा, कोई एक नहीं करेगा, तो उसको कहलाता है म्यूचुअल एजेंसी। फिर आता है रिस्क बियरिंग। ये बता रहा है कि किसी भी कंपनी में जो लोग हैं, जो पार्टनर है या जो ओनर है, वो क्या होगा, रिस्क बियरिंग, उसके अंदर इतनी क्षमता होगी कि वो रिस्क ले सकेगा, रिस्क बियर कर सकेगा, ठीक है। किसी तरह का लॉस हुआ, किसी तरीके का लॉस हो सकता है, ठीक है, आगे फ्यूचर में, तो उस तरह का रिस्क लेना और फिर एक्टिविटी परफॉर्म करना, तो वो रिस्क बेयरिंग कहलाता है। मेंबरशिप, कंपनी में आपको मेंबरशिप मिल जाए, आपने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया, आपने वहाँ का शेयर खरीदा, तो आप वहाँ के क्या कहलाओगे, मेंबरशिप कहलाओगे। फॉर्मेशन, बनाना किसी चीज़ को, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि पार्टनरशिप का क्या कैरेक्टर होगा यहाँ पे, तो हमारा म्यूचुअल एजेंसी क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स है यहाँ का, ठीक है।
क्योंकि म्यूचुअल एजेंसी क्या होगा, ये दोनों ही क्या होते हैं, एक तरह से एजेंट भी होते हैं और प्रिंसिपल भी होते हैं, क्योंकि यही जो है हमारे जो कस्टमर्स होंगे वो लाएंगे, या फिर यही दोनों जो होंगे पार्टनर्स जो होंगे वो क्या करेंगे, लॉ निकालेंगे, रूल्स रेगुलेशन बनाएंगे, प्रिंसिपल डायरेक्ट करेंगे। तो यही दोनों जो है वो पार्टनर का मतलब ये होता है कि दोनों मालिक हैं, तो दोनों के पास इतनी इक्वल्स पावर राइट्स होते हैं कि वो एजेंट भी होते हैं कंपनी के और प्रिंसिपल्स भी वो ही सेट करते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, म्यूचुअल एजेंसी। The next question is the board of a joint stock company is elected by, जो हमारी joint stock company होती है, ठीक है, उसके जो बोर्ड्स होते हैं वो किसके द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, जनरल पब्लिक मतलब नॉर्मल पब्लिक के थ्रू, या गवर्नमेंट बॉडी, या फिर जाके आप सरकार से कहिए इलेक्ट करने के लिए, क्या वो करेंगे, या फिर शेयर होल्डर मीन्स जॉइंट स्टॉक कंपनी के जो भी शेयर होल्डर होंगे जिन्होंने शेयर्स आपकी कंपनी के खरीदे हैं, या वो इलेक्ट करते हैं, या फिर एम्प्लॉयज़ करते हैं जो आपके कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं। तो कौन करता है, शेयर होल्डर्स। जॉइंट स्टॉक कंपनी का मीन्स क्या है, मिल करके कंपनी को रन किया जा रहा है, बड़ी सी कंपनी है, उसने अपने स्टॉक्स निकाल दिए हैं और लोगों ने उसको खरीदा और फिर क्या कंपनी फर्म वहाँ पे बनी अच्छी बड़ी सी, तो वो क्या कहलाएगी, जॉइंट स्टॉक कंपनी कहलाएगी। और उसके जो बोर्ड्स होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या ये सारे जो होंगे, वो कौन इलेक्ट करेगा, शेयर होल्डर, जिन्होंने आपकी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं वो ही हमारा जा कर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को या बोर्ड्स को है इलेक्ट करता है। द सिंपल फॉर्म ऑफ बिजनेस ओनरशिप इज ए, जो सिंपल फॉर्म है बिजनेस ओनरशिप का, मीन्स कि बिजनेस का ओनरशिप मीन्स मालिक जो है वो उसका सिंपल फॉर्म क्या है, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कॉरपोरेशन, कोऑपरेटिव, 4 फॉर्म दिए हुए हैं। ठीक है, प्रोप्राइटरशिप मीन्स सिर्फ इंडिविजुअल कोई पर्सन अगर मालिक है, उसने छोटे से बिजनेस या बड़े से बिजनेस को स्टार्ट किया, सिर्फ पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर्सन जो है वो मालिक है, तो क्या कहलाएगा, प्रोप्राइटरशिप कहलाएगा। पार्टनरशिप जब 2 लोग के साथ मिलकर स्टार्ट किया। कॉपरेशन मीन्स जो बड़ी फर्म है वहाँ के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये सारी चीज़ें देखते हैं, कॉपरेशन, और उसके बाद मिल करके काम करते हैं। कोऑपरेटिव मीन्स वो जो जहाँ पे लोग कोऑपरेट करके काम करेंगे, मतलब जो भी काम वहाँ पे की जाती है वो उससे क्या होता है, मिल करके करते हैं ताकि इंडिविजुअल रिस्क को वो कम कर सकें। ठीक है, और कॉपरेशन वो जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हो गई जो सारे ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी को देखते हैं और ये इलेक्ट किए जाते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के थ्रू। तो कौन सा सिंपल फॉर्म होगा, प्रोप्राइटरशिप, क्योंकि अगर इंडिविजुअल मालिक है, वही मालिक है, उसी ने बिजनेस स्टार्ट किया और उस वही सारी एक्टिविटीज़ देख रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, सिंपल फॉर्म। आपको 10 लोगों से नहीं पूछना पड़ेगा, आप खुद के मालिक हो, आप करोगे, तो क्या आंसर हुआ हमारा, प्रोप्राइटरशिप। ये हमारा सिंपल फॉर्म है बिजनेस ओनरशिप का, मीन्स हमारी बिजनेस का खुद का मालिक का सिंपल फॉर्म कौन कहलाएगा, प्रोप्राइटरशिप। पार्टनरशिप में आप अकेले बिजनेस ओनर नहीं हो पाओगे, पार्टनर भी आपके होंगे। कॉपरेशन में भी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो आपके शेयर होल्डर्स हैं इलेक्ट करेंगे वो होंगे ओनरशिप। फिर उसके बाद कोऑपरेटिव कौन हो गया, जहाँ पे जो लोग होंगे वो साथ मिल के काम कर रहे हैं, तो उनका भी तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होगा। तो मीन्स बिजनेस ओनरशिप जो होगी वो सिंपल फॉर्म जो है हमारा प्रोप्राइटरशिप का है। अ पार्टनर हु इज़ नॉट एक्चुअली इन्वॉल्व इन द पार्टनरशिप, वो पार्टनर जो एक्चुअली इन्वॉल्व नहीं होता है पार्टनरशिप में, मीन्स कि पार्टनरशिप वाली कंपनी है, ठीक है, 2 लोग मिलके कंपनी बना रहे हैं, पर वहाँ का जो पार्टनर है वो एक्चुअली इन्वॉल्व नहीं हो रहा है किसी भी पार्टनरशिप में, बट लेंड हिज नेम फॉर द पब्लिक रिलेशन, पर उसके नाम को लिया जा रहा है ताकि वो पब्लिक रिलेशन बना सके, मीन्स बाहर के जो भी उसके जो भी कस्टमर्स होंगे, मीन्स कि ऐसा पार्टनर जिसकी गुडविल अच्छी है, जिसका नाम है, ऐसे पर्सन को इन्वॉल्व करना। ठीक है, पर वो एक्चुअली में इन्वॉल्व नहीं है पार्टनरशिप के अंदर, बस उसके नाम के लिए, उसके फेम के लिए, उसकी गुडविल के लिए उसको उसका नाम अपने साथ जोड़े रखना ताकि क्या हो, पब्लिक रिलेशन बने। तो पर्पस क्या होता है पब्लिक रिलेशन, पर्पस इज ए, कौन सा ऐसा पार्टनर होगा, साइलेंट पार्टनर, जनरल पार्टनर, 4 ऑप्शन दिए हैं, नॉमिनल पार्टनर एंड डोमिनेंट पार्टनर। साइलेंट पार्टनर्स कौन होते हैं,
साइलेंट पार्टनर्स वो पार्टनर्स होते हैं जो पब्लिक होते हैं बट हैज़ नो वॉइस एंड इन द कंडक्ट ऑफ ए फर्म बिजनेस। मीन्स कि वो पार्टनर जो पब्लिक होंगे, ठीक है, लेकिन क्या होंगे, उनके पास किसी तरह की वॉइस नहीं होगी कि वो किसी बिजनेस के फर्म में एक्टिविटी में वो किसी चीज़ का वहाँ पे बोल सकें, ठीक है। उनके पास ये राइट नहीं होता कि वो उस चीज़ में एक्टिविटी में परफॉर्म करें या पार्टिसिपेट करें। तो इस तरह के कौन होंगे, इन्वेस्टर्स वगैरह, जो बड़ी बड़ी आप सुनते होंगे कि जैसे आईफा अवार्ड वगैरह आप देखो तो उसमें जैसे उसको देखोगे आप, वीवो ने स्पॉन्सर किया, तो ये सब क्या कहलाते हैं, एक तरह से इन्वेस्टर कहलाते हैं। इनको उस चीज़ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इससे नहीं मतलब है, बस उनका नाम लिया जाता है, ठीक है। अब जैसे कि वीवो मैच देख लीजिए आप, वीवो, ओप्पो, ये सारे मोबाइल बेचने वाली कंपनी है, पर उनके नाम को लिया जाता है ताकि उनकी गुडविल उनके साथ जुड़ जाए, तो ये कहलाते हैं हमारे साइलेंट पार्टनर। देन आता है जनरल पार्टनर। जनरल पार्टनर क्या होते हैं, वो पार्टनर जो कि 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन होते हैं और इंगेज होते हैं बिजनेस के जो भी हमारी एक्टिविटी होती है या जॉइंट जो भी हमारा बिजनेस से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी होगी, ठीक है, उसमें वो क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं या इंगेज रहते हैं, तो वो हमारे जनरल पार्टनर कहलाते हैं। मीन्स कि हमारे जो भी काम होगी उससे रिलेटेड एक्टिविटी में वो परफॉर्मेंस करते हैं, तो वो हमारे जनरल पार्टनर कहलाएंगे। फिर आते हैं नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर भी वही पार्टनर होता है जो जिसको सिर्फ उसकी गुडविल, उसके फेम के लिए लिया जाता है, पर वो एक्चुअली में वो किसी तरह का पार्टिसिपेशन नहीं करता है हमारे बिजनेस फर्म में, वो हमारा नॉमिनल पार्टनर कहलाता है। फिर आता है डोमिनेंट पार्टनर। डोमिनेंट पार्टनर वो पार्टनर होता है, वो ओनर होता है या बिजनेस लीडर होता है, ठीक है, कंपनी का, और उसके ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसके कंधों पे। जो भी इंडिविजुअल होगा कि एक बिज़नेस के अंदर क्या परफॉर्म करना है, कैसे परफॉर्म करना है, कैसे सारी चीज़ों पे एक्शन लेना है, तो ये डोमिनेंट पार्टनर वो होता है जो ओनर होता है, ठीक है, या बिजनेस लीडर कह लीजिए। तो कौन सा ऐसा पार्टनर ये पूछ रहा है जो एक्चुअली इन्वॉल्व नहीं होता है पार्टनरशिप में, बस उसके नाम को लिया जाता है ताकि वो पब्लिक रिलेशन बना सके, तो वो हमारा नॉमिनल पार्टनर। जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि नॉमिनल पार्टनर वो पार्टनर होता है जिसकी गुडविल और सिर्फ नाम के लिए उसको ऐड किया जाता है, बाकी उसका कोई एक्टिविटी वहाँ पे या किसी तरह का पार्टिसिपेशन नहीं होता। अ पार्टनर हुज एसोसिएशन विद द फर्म इज़ अननोन टू द जनरल पब्लिक कॉल्ड। जो पार्टनर जिसका एसोसिएशन होता है फर्म के साथ इज़ अननोन, वो क्या होता है, अनजान होता है, टू द जनरल पब्लिक, जनरल पब्लिक उसको नहीं जानती, भले ही वो फर्म के साथ जुड़ा होता है, पर क्या होता है, वो जनरल पब्लिक जो है हमारी वो नहीं जानती उनको। एक्टिव पार्टनर 4 ऑप्शन दिए हैं, एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर और सीक्रेट पार्टनर। एक्टिव पार्टनर वो हो गए जो हमारे इन्वेस्टेड पर्सन्स होते हैं, जो इन्वॉल्व होते हैं हमारे डेली के किसी भी एक्टिविटी जो बिजनेस या पार्टनरशिप में हो रही है, ताकि वो बिज़नेस को रन कर सके और इन्हेंस कर सकें जो भी रिटर्न हमको बदले में मिलता है, तो वो हमारे एक्टिव पार्टनर कहलाते हैं। स्लीपिंग पार्टनर कौन होते हैं, ये वो पर्सन होते हैं जो प्रोवाइड करते हैं कैपिटल बिजनेस के लिए, बट वो किसी तरीके का एक्टिव पार्ट नहीं लेते हैं बिजनेस को मैनेज करने में, वो हमारे स्लीपिंग पार्टनर्स होते हैं। नॉमिनल पार्टनर जैसा कि मैंने आपको बताया, उनको फेम के लिए सिर्फ लिया जाता है, उनके गुडविल, ताकि हम अपने गुडविल को मेंटेन कर सकें। सीक्रेट पार्टनर, सीक्रेट पार्टनर वो मेंबर होते हैं पार्टनरशिप के जिनको कि सीक्रेट रखा जाता है पब्लिक और अदर पार्टनर्स से भी, ठीक है, और ये मतलब कि बिजनेस में होंगे लेकिन इसके बारे में ना जनरल पब्लिक को पता होगा या किसी और पार्टनर को पता होगा। तो कौन से ऐसे पार्टनर होंगे जो फर्म से एसोसिएट करे जाते हैं पर जनरल पब्लिक को उनके बारे में कुछ नहीं पता होता, वो हमारे सीक्रेट पार्टनर्स होते हैं। कौन होता है, सीक्रेट पार्टनर, जिनके बारे में जनरल पब्लिक को नहीं पता होता है। अ डैश इज़ अ बिजनेस विथ 2 और मोर ओनर्स। कौन सा ऐसा बिजनेस है जहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा ओनर्स होते हैं। तो जैसा कि आपको पता है पार्टनरशिप जो होता है हमारा ऐसा बिजनेस है जहाँ 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर के बिजनेस को सेटअप करते हैं, तो आंसर हमारा पार्टनरशिप हो जाएगा।
बाकी के 3 ऑप्शन हमारे दिया है। पब्लिक कॉरपोरेशन गवर्नमेंट के थ्रू चलता है, गवर्नमेंट ही सारी चीज़ें डील करती है। कॉरपोरेशन जैसा कि हम भी आपको ऊपर बता चुके हैं कि कॉरपोरेशन क्या होता है, वो लार्ज फर्म जहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इलेक्ट करता है मालिक को, वहाँ पे एक ही मालिक होगा, 2 या 2 से ज़्यादा नहीं होंगे, पर पार्टनरशिप में 2 या 2 से ज़्यादा होते हैं। फिर आता है कॉन्ग्लोमेरेट मीन्स क्या होता है, वो कॉरपोरेशन जो कि सेवरल डिफरेंट इंडिपेंडेंट बिजनेस के द्वारा बनाए जाते हैं और इनको क्रिएट किया जाता है कई तरीके से, जिसमें कि मर्जर और एक्विजिशन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, वो हमारा कॉन्ग्लोमेरेट कहलाता है। कॉन्ग्लोमेरेट वो होता है कि कोई एक बड़ी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन जो है वो छोटे छोटे बिजनेस को कंट्रोल करती है या चलाती है। कॉन्ग्लोमेरेट का मतलब हो गया कि जब बड़ी फर्म है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वो छोटे छोटे कंपनी को चला रही, तो आखिर ओनर तो वही हुआ ना, लार्ज फर्म हुई, उसमें कोई और ऐड तो हुआ नहीं। तो पार्टनरशिप ऐसा बिजनेस है जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा ओनर होते हैं। कोऑपरेटिव प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डैश। कोऑपरेटिव जो है हमारा, वो क्या करता है, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कहाँ पे, एरोस्पेस में, एग्रीकल्चर में, मैन्युफैक्चरिंग में, या बोथ ए और बी और सी में। कोऑपरेटिव जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि साथ में मिल के या किसी के द्वारा बनाए गए या किसी के द्वारा बताए गए कि आपको क्या करना है, उस हिसाब से करते हो, या लोग आपके साथ मिल के आपकी हेल्प करा के कराते हैं, तो वो कोऑपरेटिव फॉर्म में होता है, ताकि इंडिविजुअल रिस्क कम हो जाए। ठीक है, तो ऐसा कहाँ पे होगा, एग्रीकल्चर में होगा, क्योंकि यहाँ पे वो हेल्प करते हैं एग्रीकल्चर को ताकि वो अच्छे से काम कर सकें। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट रोल वो एग्रीकल्चर मीन्स कृषि और खेती बाड़ी वाला जो सेक्टर होता है, वहाँ पर एक अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कौन, कोऑपरेटिव जैसी जो सेक्टर्स होते हैं, कंपनी होती है वो। एरोस्पेस जहाँ पे एयरक्राफ्ट और ये सारी मिसाइल्स, ये सारी चीज़ें बनाई जाती है, वहाँ पे कोऑपरेटिव का कोई लेना देना नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग में भी कोऑपरेटिव का कोई इम्पॉर्टेंट रोल नहीं होता है। बहुत मतलब आंसर क्या हो गया हमारा, एग्रीकल्चर के अंदर कोऑपरेटिव जो है वो एक अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये हेल्प करता है जो हमारे फार्मर्स होते हैं उनको, ताकि वो अच्छे से इंडिविजुअल रिस्क को कम कर सकें। ठीक है, जो भी मान लीजिए अगर उन्होंने फार्मिंग की और अनफॉर्चुनेटली वहाँ किसी तरह का डैमेज हो गया, बारिश नहीं हुई, फसल ख़राब हो गई, तो उस चीज़ के लिए भी उनको कुछ जैसे आप ये कह लो कि आप फाइनेंस कराते हो, तो आपका कुछ नुकसान होने पे कुछ परसेंट आपको अमाउंट मिल जाता है। तो ये कोऑपरेटिव जो है एग्रीकल्चर में इस तरह से रोल प्ले करता है, अगर कुछ नुकसान हुआ तो उसका कुछ परसेंट उनको मिल जाता है। तो एग्रीकल्चर में कोऑपरेटिव जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इन ए कोऑपरेटिव सोसाइटी द प्रिंसिपल फॉलोड इज, कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर कौन से प्रिंसिपल फॉलो होते हैं, 1 शेयर 1 वोट, मतलब किसी का अगर शेयर है तो वो 1 वोट कर सकता है, या 1 मैन 1 वोट मीन्स एक इंसान 1 वोट, या कोई वोट नहीं, या फिर मल्टीपल वोट मीन्स एक इंसान कितने भी वोट डाल सकता है। तो ऐसा नहीं है, आप देखोगे कोऑपरेटिव सोसाइटी में और हमारे इंडिया में भी आपको देखने को मिलेगा 1 मैन 1 वोट वाला जो इलेक्शन के टाइम चलता है, कि एक इंसान 1 वोट डाल सकता है। तो ये हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी में प्रिंसिपल फॉलो होता है 1 मैन 1 वोट वाला। लाइफ ऑफ ए सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस इज, जो सोल प्रोप्राइटरशिप्स होते हैं बिजनेस में, उनकी लाइफ कैसी होती है, अनस्टेबल होती है, मीन्स कि स्थिर नहीं होती है, स्टेबल मीन्स स्थिर होती है, वेरी शॉर्ट लाइफ बहुत छोटा होता है, या लॉन्ग लाइफ, तो स्टेबल होती है, स्थित होती है। ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप की लाइफ जो है बिजनेस में वो कैसी होती है, स्टेबल होती है, स्थिर होती है। द डैश पार्टनर डज नॉट बिकम लाइबल फॉर एनी एक्ट ऑफ ए फर्म, कौन सा ऐसा पार्टनर है, ठीक है, वो लाइबल नहीं होता है, मीन्स उसको इतने राइट्स नहीं होते हैं कि वो फर्म के अंदर एक्ट करे या किसी तरह की एक्टिविटी करे या उसके द्वारा किया जाए फर्म में, बिफोर ही बिकम ए पार्टनर, जब तक कि वो पार्टनर न बन जाए, अनलेस ही एग्री टू बी लाइबल, तब तक जब तक वो एग्री ना करे कि वो लाइबल है
फॉर ऑब्लिगेशन, उस परेशानियों के लिए, ऑब्लिगेशंस के लिए, ठीक है, बिफोर हिज एडमिशन टू द फर्म, जब भी उसका एडमिशन किया जा रहा है, मीन्स कानून के तहत जो होता है, जो भी रूल्स रेगुलेशन बिजनेस फर्म में है, जो भी ऑब्लिगेशन है, उसको हैंडल करने के लिए वो एग्री नहीं करता है, तब तक वो लायबल नहीं होता है जब उसका एडमिशन किया जाता है फर्म के अंदर उस वक्त, ठीक है। तो कौन सा ऐसा पार्टनर हुआ? इनकमिंग मीन्स जो आपके फर्म में आने वाला है, माइनर जो 18 साल से नीचे होते हैं, इनकमिंग और आउटगोइंग या फिर जो जा रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, इनकमिंग जो आ रहा है वो ही एग्री करेगा ना कि वो उन सारे ऑब्लिगेशंस के लिए तैयार है। जब वो फर्म के अंदर एडमिशन ले रहा है, मीन्स जब वो एंटर कर रहा है, फर्म के साथ जुड़ रहा है, ठीक है, वो तब तक लाइबल नहीं होता है जब तक कि वो आ न जाए बिजनेस में। इसलिए वो कोई तरह का एक्ट परफॉर्म नहीं कर सकता फर्म के अंदर जब तक कि वो पार्टनर ना बन जाए कंपनी में, ठीक है। तो इनकमिंग पार्टनर डज नॉट बिकम लाइबल फॉर एनी एक्ट ऑफ द फर्म डन। जो भी फर्म करती है उसके लिए इनकमिंग पार्टनर लाइबल नहीं होता है जब तक कि वो पार्टनर ना बन जाए, अनलेस ही एग्री, और जब तक वो एग्री ना करे टू बी लाइबल फॉर ऑब्लिगेशन, जब तक कि वो तैयार ना हो कि वो सारे जो भी कानूनी ऑब्लिगेशंस होंगे, रूल्स होंगे, उसको वो इनकर्ड करेगा जब वो एडमिशन लेगा फॉर्म के टाइम, उस वक्त तब जा कर के वो हमारा इनकमिंग पार्टनर कहलाता है या फॉर्म के अंदर पार्टनर कहलाता है। सोशियो कल्चर फैक्टर अफेक्टिंग बिजनेस इंक्लूड्स। अब सोशियो कल्चर क्या होता है? सोशियो कल्चर मीन्स जो रिलेटेड होता है अलग अलग ग्रुप ऑफ पीपल से, जो हमारे सोसाइटी में है, उनकी हैबिट्स से, उनके ट्रेडिशन से, उनकी फीलिंग से, उनकी बिलीफ से। तो ये सोशल कल्चर होता है। उनका जो फैक्टर्स होता है वो अफेक्ट करता है बिजनेस को। ये पूछ रहा है वो क्या इंक्लूड करता है, कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। फैमिली, देखिए बिजनेस पे सोशल कल्चर कैसे इफेक्ट करेगा। ऑब्वियस सी बात है, आप किसी चीज़ का बिजनेस सेटअप किए हो, ठीक है, और आपका जो है वो जो भी आप प्रोडक्शन कर रहे हो, जो भी आप काम कर रहे हो, वो आपके सोशल कल्चर के खिलाफ है, तो वो आपके बिजनेस को ऑब्वियस सी बात है इफेक्ट करेगा। तो वो क्या क्या इंक्लूड करता है? फैमिली, उनके जो भी रिलीजन्स हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, या ऑल ऑफ अबव। तो हमारा क्या, सारे ये जो फैमिली, रिलीजन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे जो है हमारे फैक्टर जो हैं वो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। क्योंकि सोशल कल्चर फैक्टर्स जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, जो भी हमारी सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं, उनके हैबिट्स, ट्रेडिशन, बिलीव्स, उनकी जो भी फीलिंग्स हैं, उनसे रिलेटेड होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है वो फैमिली, रिलीजन, उनके रिलीजन्स को भी इंक्लूड करेगा, और साथ ही साथ सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो हमारी सोसाइटी के लिए वर्क करती हैं, उनकी वजह से भी हमारे बिजनेस में कुछ ना कुछ इफेक्ट आता है। इसलिए ऑल ऑफ अबव, ये जितने हैं सारे के सारे हमारे बिजनेस पे इफेक्ट डालते हैं, सारे फैक्टर्स। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ऑन ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। पॉलिटिकल मीन्स जो भी हमारे राजनीतिक से जुड़े चीज़ें हैं वो इन्फ्लुएंस करती हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशंस में। वो क्या इंक्लूड करती हैं? लेजिस्लेशन मीन्स कि जो भी लॉ बनाए जा रहे हैं कानून के द्वारा। इंटरेस्ट रेट, जो भी हमारे ब्याज दर है वो, या फिर एक्सचेंज रेट, जो हमारी मॉनेटरी, हमारी कंट्री का जो भी मॉनेटरी वो है, वैल्यू है दूसरे कंट्री के रिलेशन में, वो हमारा एक्सचेंज रेट कहलाता है। कि हमारी जैसे डॉलर और हमारा जो रुपीज़ है, दोनों की वैल्यू अलग अलग है, तो उन दोनों के हिसाब से एक्सचेंज रेट जो है हमारे ऑर्गेनाइजेशन पे इन्फ्लुएंस करता है। या फिर बोथ ए एंड बी। तो हमारा लेजिस्लेशन, जो भी लॉ बनाए जाएंगे, जो भी नियम निकाले जाते हैं सरकार के द्वारा, पॉलिटिकल के द्वारा, तो वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को इन्फ्लुएंस करता है, या तो कुछ इफेक्ट डालेगा या इन्फ्लुएंस करेगा, बढ़ावा देगा, ठीक है। द इन्वायरमेंट विच इज़ क्लोज टू बिजनेस एंड अफेक्ट इट्स कैपेसिटी टू वर्क नोन एज डैश इन्वायरमेंट। वो इन्वायरमेंट जो कि हमारी बिजनेस के काफ़ी क्लोज होता है,
ठीक है, वो इन्वायरमेंट जो हमारी बिजनेस के काफ़ी क्लोज होता है और इफेक्ट डालता है हमारी बिजनेस की कैपेसिटी टू वर्क, जो क्षमता है हमारे बिजनेस की काम करने की, उस पर वो प्रभाव डालता है। ऐसे इन्वायरमेंट को हम क्या कहते हैं? इंटरनल मीन्स जो अंदर बिजनेस के अंदर जिस तरह का एटमॉस्फेयर होता है, इन्वायरमेंट होता है, वो इंटरनल कहलाता है। एक्सटर्नल जो हम जैसे आपको बताया ना, बाहरी जो भी चीज़ें हमारे बिजनेस को अफेक्ट करती है वो एक्सटर्नल कहलाती हैं। माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो क्या हो गया? माइक्रो मीन्स वेरी स्मॉल स्केल, जहाँ पे हम किसी इंडिविजुअल या बिजनेस डिसीजंस के बारे में बात करते हैं। और मैक्रो जो हमारे लार्ज स्केल पे होता है, जहाँ पे हम डिसीजंस को देखते हैं जो कंट्री और गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाता है। तो मीन्स माइक्रो हमारा क्या है? किसी इंडिविजुअल और बिजनेस डिसीजन के बारे में बात करता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? माइक्रो, क्योंकि वो बिजनेस डिसीजंस वगैरह देखता है, इंडिविजुअल को देखता है। तो इंडिविजुअल जो है हमारी बिजनेस से काफ़ी क्लोज होता है और वो हमारी वर्क की कैपेसिटी पे इफेक्ट डालता है। कैसे? अगर हर एक इंडिविजुअल जो हमारे इन्वायरमेंट के अंदर है, बिजनेस के अंदर है या काम कर रहा है, अगर वो काम नहीं करेगा या मान लीजिए एज अ कस्टमर उसको नीड कम हो गई, तो क्या होगा? आपके बिजनेस पे इफेक्ट पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो माइक्रो जो है, माइक्रो इन्वायरमेंट जो है हमारा, वो क्या करता है? इफेक्ट डालता है हमारे बिजनेस के, और वो सबसे ज़्यादा क्लोज होता है क्योंकि वहाँ पे इंडिविजुअल और बिजनेस रिलेटेड डिसीजंस के बारे में बात होता है। डैश इन्वायरमेंट इज विद इन द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस। कौन सा ऐसा इन्वायरमेंट है जो बिजनेस के कंट्रोल में होता है? इंटरनल, एक्सटर्नल और माइक्रो और मैक्रो। जैसा कि मैंने आपको बताया, इंटरनल कौन सा? बिजनेस के अंदर वाले इन्वायरमेंट्स। एक्सटर्नल बिजनेस से रिलेटेड बाहर वाले जो इन्वायरमेंट हो गए। माइक्रो जो हमारे इंडिविजुअल बिजनेस डिसीजंस के बारे में बात करता है, और जो मैक्रो जो हमारे डिसीजंस ऑफ कंट्रीज और गवर्नमेंट को देखता है। तो हमारा इंटरनल जो होगा, इंटरनल इन्वायरमेंट जो होगा, वो हमारे बिजनेस के कंट्रोल में होता है क्योंकि बिजनेस के अंदर कौन कैसे क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, वो सारी चीज़ें बिजनेस के अंदर ही डिसाइड होती है। वहीं रेगुलेशन रूल्स डिफाइन किए जाते हैं, उसी हिसाब से काम होता है। तो कंट्रोल किस बिजनेस के द्वारा क्या किया जा सकता है? इंटरनल। एक्सटर्नल को ना वो कंट्रोल कर सकता है, ना माइक्रो को, ना मैक्रो को। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट। कौन सा ऐसा इन चारों ऑप्शंस में दिया हुआ है, उन चारों में से कौन सा ऐसा है जो कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है बिजनेस इन्वायरमेंट का? अनसर्टेनिटी, अचानक किसी तरह की प्रॉब्लम आना, ऑब्वियस है बिजनेस इन्वायरमेंट में ऐसा होता है। वेदर तो आई डोंट थिंक कि उससे कोई रिलेटेड होता है बिजनेस में। वेदर है लेकिन उतना रिलेटेड नहीं है बिजनेस इन्वायरमेंट से। अब बारिश हो रही तो उससे बिजनेस से क्या मतलब है? उससे बिजनेस इन्वायरमेंट से कोई मतलब है नहीं। डायनेमिक बिजनेस इन्वायरमेंट, ऑब्वियस सी बात है, वो कॉन्स्टेंटली चेंज करता रहता है। कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लिकेटेड भी होता है बिजनेस इन्वायरमेंट हमारा। तो आंसर क्या हो जाएगा? वेदर। वेदर जो है हमारी किसी तरीके का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है बिजनेस इन्वायरमेंट का, उसका किसी तरह का इफेक्ट नहीं होता है बिजनेस इन्वायरमेंट पे। रेगुलर परचेस एंड सेल ऑफ डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज बाय एन इंडिविजुअल इज टर्म्ड एज। रोज खरीदना बेचना अलग अलग तरीके के गुड्स और सर्विसेज को इंडिविजुअल के द्वारा, ये क्या कहलाता है? बिजनेस, ट्रेड, डिजिटल मार्केटिंग या मॉडर्न बिजनेस। बिजनेस मीन्स जो हमारे कारोबार हो गए जहाँ पे काम किया जाता है पैसा अर्न करने के लिए, या फिर वर्क किया जाता है एज योर जॉब। आप वहाँ काम करने जाते हो क्योंकि वहाँ आपका जॉब है। ट्रेड, व्यापार वगैरह, लेन देन। डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग वो होता है जो प्रोडक्ट और सर्विसेज को अपने प्रमोट करता है, बढ़ावा देता है। कहाँ पे? सोशल साइट्स वगैरह पे, इंटरनेट और डिजिटल प्लेटफॉर्म का और नई नई टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके। मॉडर्न बिजनेस वो होता है जहाँ पे टेक्नोलॉजी पे बेस होता है, और यहाँ पे टेक्नोलॉजी के फील्ड में जैसे जैसे तेज़ी आ रही है, तो बहुत सारे जो बिजनेस से रिलेटेड ऑपरेशंस होते हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, वो टेक्नोलॉजी का हेल्प करके कराती है। तो कौन सा ऐसा चीज़ है जो रेगुलर परचेज कराता है और सेल कराता है अलग अलग गुड्स एंड सर्विसेज को इंडिविजुअल के द्वारा? उसको हम क्या कहलाते हैं? बिजनेस। क्या कहते हैं हम उसको? बिजनेस। आंसर क्या होगा हमारा? बिजनेस। 24, क्वेश्चन नंबर 24, कैन बी डिफाइंड एज एन एसोसिएशन। क्या चीज़ है जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं एज अ एसोसिएशन?
जो इन्वॉल्व करता है, इन्वॉल्व द ट्रेडिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो व्यापार ट्रेडिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सामान और सर्विसेज का ट्रेड कराता है, इन्वॉल्व कराता है, टू कस्टमर से विद द इंटेंशन ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, ताकि वो प्रॉफिट को अर्न कर सके। क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? लेन देन हो सकता है, ट्रेड, व्यापार कारोबार वगैरह। कॉमर्स में हम बाइंग और सेलिंग चीज़ों के बारे में, बिजनेस के बारे में देखते हैं, पढ़ते हैं। इंडस्ट्री, उद्योग वगैरह, जहाँ पे गुड्स चीज़ों को फैक्ट्रीज में बनाया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है। तो क्या चीज़ें होंगी हमारी जो हमारे अर्निंग के मोटिव से होती है, प्रॉफिट अर्न करने का इंटेंशन होता है, और वो इन्वॉल्व करती है हमारे ट्रेडिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मीन्स लेन देन करना गुड्स एंड सर्विसेज का, वो होता है हमारा बिजनेस, व्यापार कारोबार। यहाँ पे क्या होता है, ये एसोसिएशन होता है, इसको हम डिफाइन एक एसोसिएशन के थ्रू करते हैं, और ये इन्वॉल्व करता है लेन देन हमारे गुड्स एंड सर्विसेज का कस्टमर के साथ, और इसका मेन इंटेंशन ये होता है कि वो प्रॉफिट अर्न करे। क्वेश्चन नंबर 25, लास्ट क्वेश्चन। मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड फॉर अ पार्टनरशिप। जैसा कि आप लोगों ने अकाउंट्स की बुक में पढ़ा होगा कि पार्टनरशिप के अंदर मैक्सिमम नंबर और मिनिमम नंबर कितने होने चाहिए। मिनिमम 2 होने चाहिए और मैक्सिमम हमारे 10 होने चाहिए, जैसा कि आपने अकाउंट्स में ऑलरेडी पढ़ा होगा। तो कितने पर्सन रिक्वायर्ड है हमारे? 20, 10, 50 या 15 ऑप्शन दिया है, तो हमारा आंसर क्या होगा? 10। 10 मिनिमम, 10 हमारे मैक्सिमम होने चाहिए पर्सन पार्टनरशिप में, और 2 जो है हमारे मिनिमम होने चाहिए पार्टनर। ठीक है, तो ये MCQs यहीं फिनिश होते हैं। आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेरीज होंगी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।